दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सॉल्वली थिंक। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आज हम लोग जो है टॉप 11 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आगामी 10th क्लास बिहार बोर्ड के आने वाले हैं। उनके फिजिक्स के हैं टॉप 11 क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाली संभावना है और थोड़ा ट्रिकी है, टेढ़ा है। उन क्वेश्चनों का आज हम लोग विस्तार से समझ के पढ़ेंगे ताकि हमें बोर्ड में याद करके लाना नहीं पड़े उसको दिमाग में, बल्कि ऑटोमेटिक वो प्रश्न को पढ़ते पढ़ते दिमाग में अपने आप उसका आंसर आए और सही ऑप्शन पे जाके हमारा काम बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान में ला दूँ कि हमारे चैनल को इसी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि हमारा कई दिन जो लगातार चलेगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम तक, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का चलेगा इसी तरह टॉप क्वेश्चन सब। और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, हम सिर्फ आपका वही टाइम लेंगे जो आपका जो है हमारा काम बनेगा। थोड़ा लेंगे प्रश्न जो काम का हो और काम आए भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो हम लोगों को समझना पड़ेगा इसको। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण बना लेते हैं, बना लिए। बोला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये वृत्ताकार है ना, अब ये सीमा रेखा यहाँ तक खत्म हुआ, बस यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के बीच मिलाने वाला जो ये रेखा है, सीमा, इस सीमा से उस सीमा तक जाता है, इसी को बोलते हैं सीमा रेखा, है ना। क्या कहलाता है ना, व्यास क्या कहलाता है? ये तो व्यास है, लेकिन दर्पण में क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस तो क्या होता है? एक दर्पण होता है, इधर जाता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा ही को क्या बोलता है? मुख्य फोकस बोलता है। लेकिन हमारा जो है मुख्य फोकस नहीं चाहिए, इसको हमको जो चाहिए ये चाहिए वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या बोलता है? वक्रता त्रिज्या को ही क्या बोलता है? यहाँ दर्पण होता है, दर्पण है, दर्पण का जो है मुख्य फोकस दूरी के दुगुने को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी नहीं चाहिए हमको, इस लाइन के बारे में जानकारी चाहिए। तो देखिए, अब जो है क्या लिखा है? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष तो वही होता है, जैसे सीधा गया यही लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसमें फोकस दूरी भी रहता है, वक्रता त्रिज्या भी। गोलीय दर्पण का द्वारक, तो देखिए गोलीय दर्पण का द्वारक ही इसे कहते हैं। क्यों? देखिए ये दर्पण है आपके, ये क्या है? ये लाइन जो है दर्पण को जाके घेर लेता है, दरवाजा की तरह लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला? द्वारक में दरवाजा होता है, इसीलिए इसको क्या नाम रख दिया गया? गोलीय दर्पण का द्वारक। जो वृत्ताकार है ना, सीमा रेखा, सीमा यहाँ तक है, वहाँ दोनों सीमाओं को मिलाने वाला रेखा को ही क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसको समझने के लिए परावर्तन का नियम अगर आप लोग याद नहीं है, देखिए एक लीजिए दर्पण ही है, चिकनी चमकीली सतह है, इसमें एक प्रकाश का लाइन आता है, किरण आता है, किरण टकरा कर फिर मुड़ जाता है। अब इसके बीच अभिलंब जो आता है, इनके बीच बनने वाला दो कोण होता है, एक कोण आई होता है और एक कोण आर। तो कोण आर बराबर ही क्या होता है? कोण आई, यानी कोण आई बराबर भी कोण आर बोल सकते हैं, बराबर ही है आपस में। तो इन दोनों कोणों के बराबर होने को इसको बोलता है परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आपतन कोण बराबर क्या होंगे, परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तन के नियम। दूसरा में लिखा हुआ परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण तो अपवर्तन के नियम में चले जाएंगे, परावर्तन के नियम में नहीं आएंगे, तो इसलिए आपतन कोण बराबर क्या होंगे, परावर्तन कोण। हमारा जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होंगे सही हमारा, और उसमें ऑप्शन डी थे सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश जो है, प्रकाश का तरंग क्या उदाहरण है, देखिए ध्वनि का तरंग का, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, परावर्तित। तो देखिए इसमें तो ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्या है, प्रकाश का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला वाला जाते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण का अगर सोचे आप, तो समतल दर्पण में जो है वस्तु के बराबर ही बनते हैं, वस्तु जितना आकार का होगा उतना ही आकार का। अवतल दर्पण में क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण बहुत छोटा। तो इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, बाकी हमारा अवतल दर्पण सही ऑप्शन है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अवतल दर्पण में ही क्या बनते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते। ईंट है, ईंट क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, कोई नहीं। तो देखिए ईंट का बात आया है, तो ईंट के इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकता। ईंट क्या होगा, अगर ईंट में प्रकाश डालेंगे तो ईंट का हमारा छाया बन जाएगा। तो जिस चीज़ का छाया बने उसको बोलता है अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसके इस पार से उस पार प्रकाश पास हो जाए, पार हो जाए, आर पार हो जाए। अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसके इस पार से उस पार प्रकाश ना जा पाए। तो ईंट में जो है प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा, इसीलिए जो है अपारदर्शी पदार्थ ही हमारा ईंट होगा। पारभासी मतलब थोड़ा जाए थोड़ा ना जाए, जैसे कपड़ा में थोड़ा लाइट मारिएगा थोड़ा जाएगा थोड़ा नहीं जाएगा, तो ईंट हमारा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है। देखिए हम जिस वस्तुओं को देख सकते हैं क्या, दीप्त। अब देखिए ये दीप्त क्या है, जो प्रकाश स्वयं उजाला करे। प्रदीप्त वो है जो प्रकाश तो नहीं करता लेकिन देख सकते हैं। और दीप्ति या प्रदीप्त मतलब दीप्त पदार्थ भी कह सकते हैं या प्रदीप्त भी कह सकते, दोनों को देख सकते हैं, है ना, दोनों को देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है क्या है, जो बल्ब हमारा प्रकाश उजाला करता है प्रकाश रात को, हम तो उसको भी देख सकते हैं, तो इसीलिए दीप्त को भी देख सकते हैं हम लोग, प्रदीप्त को भी देख सकते हैं। तो सी में क्या दिया है, दीप्ति या प्रदीप्त, यानी बल्ब को भी हम लोग देख सकते हैं, और हम जो है अपना टेबल में रखे किताब को भी देख सकते। किताब तो हमारा रोशनी नहीं देती है ना, प्रकाश नहीं देती, फिर भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हम जो है वो जो है प्रदीप्त है, फिर भी उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो जिसके कारण हमारे आँख तक प्रतिबिंब बनता है और हम लोग देख पाते हैं वस्तु को। और बल्ब हमारा दीप्त है लेकिन क्या वो भी देख सकते हैं, इसीलिए हम दीप्त या प्रदीप्त दोनों को देख सकते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। चलिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी को बोलता है एफ, और एफ बराबर जो है हमारा यहाँ दे के रखा है कितना, 20, और दिमाग लगाइएगा 20 दे के रखा है। और वक्रता त्रिज्या को बोलता है आर, और आर बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है F/2। तो देखिए F का मान जो है हमारा कितना दे के रखा है, 20, तो 20 ले लेंगे, 2 लेंगे, तो 20 को 2 से काटने से कितना बार में कट जाएगा, 10 से। तो हमारा जो है क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा फॉर्मूला तो याद कर लीजिए आप, R बराबर F/2, फिजिक्स का किसी भी किताब में मिल जाएंगे, आपको गाइड में भी मिलेंगे। F बराबर R/2, इसीलिए वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर जो होगा क्या होगा, देखिए हमारा सही आंसर जो होगा, इसमें सही आंसर जो होगी तो इसमें होगी ए नंबर, 10 सेंटीमीटर निकला। चलिए अगला, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे में उतार सकते हैं, हाँ नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, इसका आंसर होगा क्या, हाँ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब में ही
उतरता है ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस से चलती कितने परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, किरणें होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, किरणें कितने लिख दिए हैं, किरणें। अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, मतलब अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो है फोकस यहाँ पर है, मान के चलिए ये एफ है, चलती किरणें है ना, फोकस से चलती किरणें यहाँ तक टकराया, टकराने के बाद फिर परावर्तन हो गया। तो परावर्तन के बाद देखिए ये फोकस से यहाँ टकराया, टकराने का इधर मुड़ गया। तो परावर्तन के बाद जो है मुड़ने के बाद ये देखिए ये प्रधान अक्ष कहलाता है। सीधा लाइन जो है जहाँ पर फोकस है, जिस बिंदु पर फोकस दूरी के क्या हो जाता है, समांतर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए प्रधान अक्ष उसी को बोलता है और प्रधान अक्ष के सही मायने में समांतर हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिए इसको फोकस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ टकराएगा, टकरा के मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद जो है ये प्रधान अक्ष इसको बोलता है, इसी लाइन को, और इसी लाइन के सीधा सीधे ये लाइन भी चलने लगता है। तो अवतल दर्पण के फोकस से निकले प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के बाद मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा। देखिए मैं बताता हूँ। एक लो समतल दर्पण है, अब ये बोला एक किरण जो है टकराया है ना, समतल दर्पण पर टकरा के 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा के निकल जाती है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का बनाया जो, तो बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, उसका परावर्तन कौन का। तो यह पूरा का मान कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। इसको बना देंगे, इस इधर वाला को बोलता है आई और इधर वाला को आर, यानी कौन आई बराबर कौन आर। तो 60 डिग्री आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इधर होगा 30 डिग्री और इधर होगा 30 डिग्री। तो हमारा क्या होगा, कौन आई का मान भी 30 डिग्री जो है, कौन आर का भी। तो देखिए 60 डिग्री था, ये पूरा का टकराने के बाद उधर मुड़ा जो 60 डिग्री में मुड़ा, लेकिन अभिलंब डरने के बाद कौन आई इधर बन जाता है, कौन आर उधर। तो दोनों जो है 60 डिग्री को बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि कौन आई बराबर कौन आर होता है। तो 60 डिग्री को आधा आधा करेंगे तो 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री हमारा कौन आई भी होगा, कौन आर भी होगा। तो इसीलिए क्या बोला है हमको, टकराती है तो परावर्तन कौन क्या कितना कौन होगा, परावर्तन कौन जो होंगे हमारे 30 डिग्री के होंगे, भटकना नहीं है। चलिए अगला वाला देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, ए एवं बी दोनों से, उत्तल दर्पण से। बोला वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से बनता है। देखिए समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर बनता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अवतल दर्पण में आभासी तो बन सकता है, लेकिन हमारा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब नहीं बन सकता इतना, और ए एवं बी दोनों में हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही दर्पण है वो जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है उत्तल दर्पण, डी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों का सही जानकारी मिली होगी। और जो क्वेश्चन है अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि रिवाइज हो जाए आपका। और ये आप लोगों का रिवाइज होने के बाद जो है एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो आप ज़रूर इनको सॉल्व करके आ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे तैयारी करने वाले बच्चे तक भी पहुंचे और उनका भी भला हो। भला करेंगे भला होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। चलते हैं, टेक केयर।